नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुशील में। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सुशील। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी की दूसरी क्लास लेके आए हैं। जियोग्राफी की पहली क्लास में हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा कि अक्षांश रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, उसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, आज हम दूसरी क्लास में उसी टॉपिक पे थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। अक्षांश प्लस देशांतर रेखा दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता होना जरूरी है। बिना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जाने बिना हम किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की या किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे। और उसी को समझने के लिए आज हम अपनी जियोग्राफी की दूसरी क्लास लेके आए हैं और ये नियमित क्लास चलती रहेगी। अभी हम लोगों सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद भारत का भूगोल पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी, फिर उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे क्लासेस बढ़ती रहेंगी, समय समय पे आती भी रहेंगी क्लासेस हमारी। तो आज ये दूसरी क्लास है जियोग्राफी की, जिसमें हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम अक्षांश रेखा से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहली क्लास में, जियोग्राफी की पहली क्लास में कुछ बेसिक्स जाने थे अक्षांश रेखा के बारे में। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, एक बार हम रिपीट करवा देते हैं क्या होती है अक्षांश रेखा, और उसके आगे से भी शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारी जो पृथ्वी है ये अंडाकार है, और जो पृथ्वी को दो भागों में जो रेखा बांटती है उसी को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या उसी को कहते हैं विषुवत रेखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। दोस्तों, अक्षांश रेखा कितनी होती है पिछली क्लास में हम लोग को जाने, और अक्षांश रेखा समझने के लिए आप हमारी जो है पिछली क्लास जियोग्राफी की पहली क्लास जरूर देखिएगा। हम उसी के आगे से आज शुरुआत करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे कि कुछ हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। यानी हमारी भू को, यानी पृथ्वी को दो भागों में जो रेखा बांट रही है उसको क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में उसको कहेंगे इक्वेटर। तो ये हमारी इक्वेटर हो गई, ये वाली हमारी इक्वेटर लाइन हो गई। अब 23.5 डिग्री हम उत्तरी गोलार्ध में जाएं, ऊपर की ओर जाएं, तो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा पूरा रीजन उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला उत्तरी गोलार्ध का रीजन है, और ये वाला पूरा रीजन दक्षिणी गोलार्ध का है, यानी कि साउथ। ये तो ऊपर की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए नॉर्थ लगा दिए। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाली रेखा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अब इसको क्या कहेंगे, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहेंगे। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, और कुछ दिनों में प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जब हम अभी थोड़ा माउस से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या कहेंगे, कर्क रेखा। अगर इंग्लिश में कहें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऊपर जाएं 66.5 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो अक्षांश रेखा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल कहते हैं। आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल कहेंगे इसको।
तो ये वाली हमारी रेखा हो गई, ये वाली 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम आर्कटिक वृत्त कहेंगे। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। और जो ऊपर वाला पॉइंट है ये, यहाँ इसको रेखा नहीं कहेंगे, 90 डिग्री को रेखा नहीं कहते, 90 डिग्री को पॉइंट कहते हैं। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ है यहाँ पे। अब हम इक्वेटर से दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं, इक्वेटर से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलते हैं। जो 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ वाली जो अक्षांश रेखा है, इस वाली अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्या कहेंगे, मकर रेखा, मकर रेखा कहेंगे। और 66.5 डिग्री साउथ में अगर हम जाते हैं, यानी 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ में अगर अक्षांश रेखा को देखते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड को देखें, तो इसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिका सर्किल कहेंगे या अंटार्कटिका वृत्त कहेंगे। तो ये हमारा हो गया कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, जिसमें कि महत्वपूर्ण कौन कौन सी है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, ये हमारी पहली वाली है विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री। ये 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे। 23 डिग्री नॉर्थ में इसको कर्क रेखा कहेंगे। और 66.5 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आर्कटिक वृत्त कहेंगे। और उसी तरह अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री साउथ वाली अक्षांश रेखा है, इसको हम एक नाम दे दिए मकर रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है उसको अंटार्कटिका वृत्त कह दिए। और ये वाला पॉइंट तो 90 डिग्री जो साउथ में, ये दक्षिणी पोल है, यानी कि साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। दोस्तों, अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किए। इसमें से पहली हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और 23.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहेंगे। 66.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहेंगे, आर्कटिक सर्किल कहेंगे या आर्कटिक वृत्त कहेंगे। उसी तरह अगर हम 23.5 डिग्री साउथ की बात करेंगे तो मकर रेखा कहेंगे। 66.5 डिग्री साउथ की बात करें अक्षांश रेखा की, तो उसको क्या नाम दे दिए, अंटार्कटिका वृत्त कह दिए। तो दोस्तों, ये अभी हम लोग टॉपिक कंप्लीट किए। अब हम समझते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण कटिबंध के बारे में। महत्वपूर्ण कटिबंध, तो कुछ क्षेत्र हैं, उनको हम लोग कुछ अलग अलग भागों में बांट दिए हैं और उनको कुछ नाम दे दिए हैं, स्पेशल नाम दिए हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सुने होंगे, उष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध क्या क्षेत्र होता है, शीत कटिबंध क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हमारी मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। थोड़ा डायग्राम नहीं बन पा रहा है सही से, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी को बीचों बीच जो रेखा दो भागों में बांटती है, उसको क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश है, कहीं पे 1 डिग्री अक्षांश होगी, कहीं पे 2 डिग्री अक्षांश होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा 5 डिग्री यानी 5 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 5 डिग्री अक्षांश रेखा हम लोग ये खींच लेते हैं। और यहाँ पे ये 5 डिग्री अक्षांश रेखा नॉर्थ में, और उसी तरीके से हम लोग साउथ में भी 5 डिग्री अक्षांश रेखा खींच लेते हैं। ये हमारी 5 डिग्री साउथ में अक्षांश रेखा खींचती है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हमारा, ये वाला क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र कहेगा।
तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता भी है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र का विस्तार किस डिग्री से किस डिग्री तक है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता है विषुवत रेखीय क्षेत्र। अब विषुवत रेखीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्यों है उसको भी जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा पे अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे गर्मी बहुत होगी। तो ये बहुत ही गर्म क्षेत्र माना जाता है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र बहुत ही गर्म क्षेत्र माना जाता है, और गर्म क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये जान गए हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाएगा। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे अगले कटिबंध पे, दूसरे पे, उष्ण कटिबंध क्या होता है। उष्ण कटिबंध क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे कि उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ऐसा नाम क्यों दे दिया गया है और इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, जो अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पहुंच जाएं, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पहुंच जाएं, तो वाली रेखा क्या कहलाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये रेखा क्या कहलाएगी, कर्क रेखा कहलाएगी, ये कर्क रेखा कहलाएगी। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, भाई जानते हैं कि विषुवत रेखा से ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में गए तो उस रेखा को कर्क रेखा कह दिए, और जब हम 23.5 डिग्री साउथ में गए, यहाँ पे साउथ में गए, तो इस रेखा को क्या कह दिए, मकर रेखा कह दिए। अब मकर रेखा का ये जो बीच का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, यही क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण का मतलब गर्मी, यानी कि इस क्षेत्र में काफी गर्मी पड़ती है, इस क्षेत्र में काफी गर्मी पड़ेगी क्योंकि ये उष्ण कटिबंध है। और यहाँ पे ये जैसे दिया है 21 जून को कर्क संक्रांति, और यहाँ पे 22 दिसंबर को ये मकर संक्रांति, ये मकर संक्रांति होती है। तो इस वाले क्षेत्र पे सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं। उत्तरायण दक्षिणायन में जाता है जब सूर्य, तो इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में गर्मी काफी बढ़ जाती है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक का पूरा क्षेत्र किस में आता है दोस्तों, ये आता है हमारा उष्ण कटिबंध में। तो उष्ण कटिबंध की एक ही खासियत है कि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो हमारा जो इंडिया है, हमारा देश है, हमारे देश से जान ही रहे हैं आप लोग कि हमारे ये इंडिया का मान लीजिए मैप है दोस्तों, अभी तो ठीक से नहीं बन पा रहा है, यहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है। तो जो दक्षिण का पूरा क्षेत्र है, ये वाला इंडिया का, ये किस में आ जाता है, ये उष्ण कटिबंध में आ जाएगा, क्योंकि ये कर्क रेखा से नीचे का क्षेत्र है। तो दोस्तों अगले पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे हमारा क्या है, उपोष्ण कटिबंध। ये है हमारा उपोष्ण कटिबंध। अब उपोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने तो ये समझा कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, कहेंगे हम लोग उष्ण कटिबंध। अब हम अगला टॉपिक हमारा है उपोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, और ये हो गई 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये हमारी हो गई कर्क रेखा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रेखा है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ को इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आर्कटिक वृत्त कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आर्कटिक वृत्त कहेंगे। तो दोस्तों अगला जो हमारा कटिबंध है वो है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध तो 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि अगर देखें तो ये वाला हमारा ये वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, इस दोनों ही अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र। और इसी तरह हम अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ पे ये क्या है, ये 23.5 डिग्री हमारा क्या है, 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है। और यहाँ पे ये 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री साउथ में अगर जाएं तो इसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिका वृत्त, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, इस वाले क्षेत्र को भी हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले क्षेत्र को हम लोग कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। ये वाला क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध कहलाएगा। तो दोस्तों अब सॉरी दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध में भी ये वाला क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध का है, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में भी ये वाला क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। तो इसको क्या नाम दे दिए, इसको क्या दे दिए, उत्तरी उपोष्ण कटिबंध। इसको क्या नाम दे दिए, उत्तरी उपोष्ण कटिबंध, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसको क्या कह दिए, उत्तरी उपोष्ण कटिबंध। और ये दक्षिणी गोलार्ध में है इसलिए इसको क्या कह दिए, दक्षिणी उपोष्ण कटिबंध। तो हमारा जो उपोष्ण कटिबंध है वो उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो इसमें क्या समझ में आया दोस्तों, बेसिक है, आप लोग इसको समझिए, ध्यान से समझिए। जहां ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, उपोष्ण यानी कि उत्तरी उपोष्ण कटिबंध। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र को क्या कहेंगे, दक्षिणी उपोष्ण कटिबंध कहेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये उपोष्ण कटिबंध के बारे में जानकारी हासिल की, जाने समझे कि क्या होता है, कौन कौन सा क्षेत्र इसमें क्या कहलाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। हमारा क्या है, अगला टॉपिक है शीत कटिबंध। दोस्तों शीत कटिबंध क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला हम विषुवत रेखी क्षेत्र पढ़े, फिर हम लोगों ने जाना कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं, और फिर अगला हम लोगों ने जाना कि उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है। अब हम समझेंगे कि शीत कटिबंध क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, और ये हमारा गोलार्ध है, ये हमारी पृथ्वी है ये, और ये हमारी इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। अब यहाँ पे अभी आप लोग ऊपर देखे थे कि इसको क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में इस रेखा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 90 डिग्री, यानी कि उत्तरी नॉर्थ पोल है, या इसको क्या कहेंगे 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये वाला पॉइंट 90 डिग्री पोल। और यहाँ पे नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या है साउथ पोल। इसको भी हम एक नाम दिए हैं 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ पोल। और यहाँ पे जो एक रेखा है ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, इसको अंटार्कटिका वृत्त कहेंगे। तो दोस्तों 0 डिग्री इक्वेटर यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो एक रेखा, एक अक्षांश रेखा मिलेगी जिसका हम नाम दे दिए 66.5 डिग्री नॉर्थ। और सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये हमारा, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, इसका नाम है 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और उसी प्रकार अगर हम दक्षिणी ध्रुव में जाएं तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव, या उसको नाम दे दिए 90 डिग्री साउथ। और एक दक्षिणी ध्रुव में अक्षांश रेखा है 66.5 डिग्री साउथ। तो दोस्तों ये वाला क्षेत्र हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ से अगर हम ऊपर की ओर जाएं, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं, तो ये पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, शीत कटिबंध कहलाएगा। अब शीत कटिबंध, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा कि शीत कटिबंध का मतलब इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि हमेशा बर्फ जमी रहती है, फ्रिज पॉइंट होता है ये हमेशा बर्फ जमी रहती है इसमें, शीत कटिबंध में। और उसी तरह अगर हम साउथ पोल में जाएं, साउथ पोल में भी 66.5 डिग्री, ये साउथ पोल में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा से लेके दक्षिणी ध्रुव तक पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा शीत कटिबंध। तो दोस्तों गोलार्ध में देखें तो दो शीत कटिबंध है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाएं तो इसको कहेंगे उत्तरी शीत कटिबंध, इसको क्या कहेंगे, उत्तरी शीत कटिबंध। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, दक्षिणी शीत कटिबंध। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण कटिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की, विषुवत रेखीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। फिर हम लोगों ने उष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ा कि उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र क्या है। फिर उपोष्ण कटिबंध के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की कि उपोष्ण कटिबंध क्या है। और फिर हम लोगों ने शीत कटिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब कुछ एग्जाम से महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि विषुवत रेखा, जैसे हमारी ये विषुवत रेखा है, जैसा ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारी विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा से हम चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ ऊपर वाला ये वाला हमारा नॉर्थ पोल है, ऊपर की ओर नॉर्थ पोल है, ये वाला, ये नॉर्थ पोल है। और ये वाला हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो हम चाहे इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से हम नॉर्थ पोल की ओर जाएं, या इसी इक्वेटर से हम साउथ पोल की ओर जाएं। सॉरी दोस्तों, तो अगर हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं या विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं तो तापमान हमेशा घटेगा, तापमान में हमेशा कमी आएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। क्यों लंबवत होती हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। तो 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें पूरी तरह लंबवत होती हैं। फिर धीरे धीरे अगर हम यहाँ पे
कर्क रेखा देखें, यहाँ पे मकर रेखा। इसके बाद अगर हम थोड़ी थोड़ी ऊपर की ओर चलते जाएंगे तो हमेशा तापमान में गिरावट होगी, तापमान कम होता जाएगा और अंत में फ्रिज पॉइंट आ जाएगा, यानी कि बर्फ जमा देने वाली ठंड। वहां पे हमेशा इतनी ठंड पड़ती है कि हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहां पे जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि ये समझें कि हम इक्वेटर से यानी 0 डिग्री से, इक्वेटर से विषुवत रेखा से, चाहे हम उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएं या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएं, तो तापमान हमेशा घटेगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा, हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों टेम्परेचर डिक्रीज होगा? जैसा कि हम लोग अभी बताए कि पृथ्वी अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यही कारण है कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सीधे यानी कि लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी अत्यधिक होता है। अब हम एक फार्मूला बताते हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उस फार्मूला से आप लोग हमेशा जान पाएंगे कि किस क्षेत्र में गर्मी है, किस क्षेत्र में गर्मी कम पड़ रही है। तो अक्षांश रेखा का मान अगर दिया हो तो हम लिख देते हैं अक्षांश रेखा का मान। मान लीजिए दिया है अक्षांश रेखा का मान दिया है, ये हो गई अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा आप लोग लिख लीजिएगा पेन से, इसमें तो हमसे थोड़ा बन नहीं पा रहा, ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं। तो अक्षांश रेखा हमेशा क्या होता है? टेम्परेचर के विपरीत होता है, यानी कि अगर अक्षांश रेखा का मान ज्यादा है तो टेम्परेचर वहां पे कम होगा, अगर अक्षांश रेखा का मान कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले पे रख के हम किसी भी जगह का हम ये बता सकते हैं कि किस जगह का टेम्परेचर कम है, किस जगह का टेम्परेचर ज्यादा है। मान लो कि हमारा ए शहर है, ए शहर है और ए शहर की अक्षांश रेखा, ए शहर से अक्षांश रेखा कौन सी? 0 डिग्री होके गुजर रही है, 0 डिग्री गुजर रही है। और एक शहर है हमारा बी, तो बी शहर से एक है 90 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है। ये केवल माना जा रहा है, समझने के लिए एक एग्जाम्पल पेश किए हैं। तो आप लोग बताइए कि ए शहर का तापमान ज्यादा होगा या बी शहर का तापमान होगा ज्यादा? तो जैसा कि आप लोग ऊपर फार्मूले में देख रहे हैं कि अक्षांश रेखा अगर ज्यादा, अक्षांश रेखा का मान ज्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अगर अक्षांश रेखा का मान ज्यादा कम होगा तो टेम्परेचर अधिक होगा। तो यहाँ पे तो बी शहर का तापमान क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि अक्षांश रेखा का मान 90 डिग्री ज्यादा है तो इस बी शहर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम ये समझ पाएंगे कि हमारा जो है कौन सा क्षेत्र गर्म है, कौन सा क्षेत्र ठंडा है। अगर हम देखें, अगर हम ये समझें कि जैसे आप लोग जानते हैं कि अक्षांशी विस्तार भारत का अगर देखें तो ऊपर वाला क्षेत्र जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, मैप में दिख रहा है, ये ऊपर वाला क्षेत्र यानी ये वाली अक्षांश रेखा, ये जो गई है ये अक्षांश रेखा कौन सी है? 37.6। भारत का सबसे दक्षिणतम सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे उत्तर में जो बिंदु है वो 37.6 अक्षांश रेखा गुजरी है। और ये वाला जो जगह है इसको क्या कहेंगे? इंदिरा कोल कहेंगे। क्या कहते हैं इसको? इंदिरा कोल कहेंगे। तो दोस्तों अक्षांशी विस्तार भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है और कई बार संभावना भी है कि आगे भी आएगा। तो हम अक्षांशी विस्तार अभी देखेंगे, फिर उसके बाद जब देशांतर रेखा पढ़ेंगे तो देशांतरी विस्तार भी समझेंगे। तो ऊपर वाला जो सबसे हमारा उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, क्या कहेंगे? इंदिरा कॉल।
तो सबसे ये उत्तरी पॉइंट है। तो 37.6 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरी है। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे ये वाली अक्षांश रेखा जो गई है भारत में सबसे किनारे केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी में, केप केमोरिन एक स्थान है, ये 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरी है। तो जैसा कि अभी हम लोग एक फार्मूले से जाने थे कि अक्षांश रेखा का मान जहाँ पे ज्यादा होगा तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा, और जहाँ पे अक्षांश रेखा का मान कम होगा वहां पे टेम्परेचर अधिक होगा। तो ये कन्याकुमारी है, यहाँ पे देखिए अक्षांश रेखा का मान कितना है, 8.4 है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे अक्षांश रेखा का मान कम है तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा। तो आप लोग जानते भी हैं कि केरल में गर्मी काफी पड़ती है, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इस क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में गर्मी अत्यधिक पड़ती है और बारिश भी अत्यधिक होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हमारा ये अक्षांशी विस्तार है यानी अक्षांश रेखा का मान अधिक होता है तो वहां पे टेम्परेचर कम रहता है। ये लद्दाख का क्षेत्र है या जम्मू कश्मीर मान लीजिए, तो जम्मू कश्मीर में हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो ये वाला क्षेत्र में काफी ठंड पड़ती है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे काम कर गया कि अक्षांश रेखा जी टेम्परेचर के हमेशा विपरीत होगा, यानी अक्षांश रेखा ज्यादा होगा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर अक्षांश रेखा का मान ज्यादा कम है तो टेम्परेचर अधिक होगा। तभी तक हम लोग ने ये फार्मूले के माध्यम से विस्तार भी जान गए कि भारत का जो अक्षांशी विस्तार है, एक तो उत्तर में अक्षांशी विस्तार सबसे लास्ट में इंद्रकोल, और दक्षिण में अगर देखें तो यहाँ पे अगर स्थली की बात करें तो 8.4 यहाँ पे केप केमोरिन है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, ये वाला दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो दोस्तों अब हम अगली बात पे चर्चा करेंगे देशांतर रेखा। तो अभी तक अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग काफी जानकारी हासिल की है। और अच्छा एक चीज और बता देते हैं कि तापमान जहाँ पे ज्यादा होता है यानी टेम्परेचर जिस क्षेत्र में ज्यादा होता है वहां पे अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो हमारा पानी है, तालाब का पानी है या नदी का पानी है, ये क्या करेगा, ये वाष्पीकरण के माध्यम से बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो वहां पे काफी बारिश होगी, और बारिश होगी तो वहां पे वनस्पति बहुत सघन होगी, और वनस्पति का मतलब है कि फसल, वहां पे फसल हम अच्छे से उगाएंगे। पानी जब अधिक होगा बरसेगा तो फसल अच्छे से उगा लेंगे। अब फसल अच्छे से उगा लिए तो हमारे पास कच्चा माल काफी हो गया। अब कच्चा माल काफी हो गया तो हम वहां पे उद्योग धंधे लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं तो लोगों को वहां पे रोजगार मिलता है। तो ये वाला क्षेत्र काफी अच्छा माना जाता है जहाँ पे बारिश काफी होती है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़े, थोड़ा सा क्लियर किए बेसिक अपना, और अब हम देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में बात की, उसी तरह देशांतर रेखा के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये वाला हमारा ऊपर का पॉइंट क्या कहलाता है, ऊपर का पॉइंट कहलाता है 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ पोल। और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री साउथ पोल, ये 90 डिग्री साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखा है, ये अगर एक रेखा हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में ले आए तो ये वाली रेखा क्या कहलाएगी, प्रधान यामोत्तर। क्या कहलाएगी, प्रधान यामोत्तर रेखा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगी। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर हम इस वाले भाग को देखें, इस वाले भाग को क्या कहेंगे, इस वाले भाग को कहेंगे पूर्वी गोलार्ध।
यानी इसको ई से हम ईस्ट से डिनोट करेंगे, पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला हमारा जो क्षेत्र है इधर का, ये हमारा क्या कहलाएगा, वेस्ट, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री देशांतर से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल को मिला रही रेखा, ये वाली क्या कहलाएगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगी। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस तरफ ये क्या कहलाएगी, ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगी और ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगी। तो थोड़ा ये समझे हम कि 0 डिग्री देशांतर क्या होती है। और इसी तरीके से जैसा कि हम लोग अक्षांश में भी पढ़े हैं, अब यहाँ पे भी देखेंगे कि एक ही रेखा तो नहीं मिलाएगी, कई रेखा मिलाएंगी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से। तो ये वाली रेखा अगर हम देखें, अगर इस तरह से रेखाएं खींचते जाएं, एक ये खींच दिए, एक ये खींच दिए, ये, लेकिन ये हमेशा इसी पॉइंट पे मिलेगी, एक ही पॉइंट पे, ये खींच दिए। तो कई हम देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं और सभी का मान अलग अलग होता है, कोई 0 डिग्री, कोई 1 डिग्री, कोई 5 डिग्री, कोई 6 डिग्री। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग जो है 180 डिग्री तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा डायग्राम है, देखिए ये, तो ये 0 डिग्री हो गई, ये प्रधान यमोत्तर हो गई बीच वाली। अब 0 डिग्री, फिर ये 20 डिग्री देशांतर रेखा, 40 डिग्री देशांतर रेखा, 60 डिग्री देशांतर रेखा, ये कई देशांतर रेखा हम खींच सकते हैं। अब इस तरह डायग्राम में फिर एक बार फिर हम समझ सकते हैं कि ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। अब इसी पॉइंट से अगर हम इधर खींच देते हैं, ये खींच दिए, तो मान लीजिए ये वाली 5 डिग्री देशांतर हो गई। 5 डिग्री एक मान लेते हैं अपने से, 5 डिग्री देशांतर रेखा। और ये खींच लिए हम ये खींच लिए, और ये 5 डिग्री देशांतर ये भी है। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान देखना है, ये 5 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे ई लगा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, 5 डिग्री वेस्ट, यानी कि पश्चिमी देशांतर 5 डिग्री और 5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस चीज को हमेशा हम लोग ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम कई रेखाएं खींच सकते हैं। ये पूरा ये धीरे धीरे 1 2 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री देशांतर रेखा, चाहे हम ईस्ट में खींचे और चाहे वेस्ट में खींचे। तो हम कुल मिला के कहाँ तक खींचेंगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री यहाँ पे 180 डिग्री वेस्ट। यहाँ पे हम लोग इतनी लाइनें खींच सकते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अगर आप डिफिनीशन समझना चाहें, अगर डिफिनीशन लिखना भी चाहें, तो आप लोग लिख सकते हैं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देशांतर रेखा कहेंगे उत्तरी ध्रुव को, जैसा कि आप लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये हमारा डायग्राम है, ये उत्तरी ध्रुव को, ये नया बना लेते हैं डायग्राम, ये हमारा ये नया डायग्राम है। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे साउथ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो अगर हम डिफिनीशन निकालना चाहें तो डिफिनीशन निकाल सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव को, ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखा, अर्धवृत्ताकार इसे कहते हैं। ये कोई सीधी रेखा नहीं है, ये तो हम ऐसे खींच दिए हैं, लेकिन हमेशा इसकी ये हमारी ये रेखा हमेशा वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार में खींची जाती है। तो ये अर्धवृत्ताकार उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को अर्धवृत्ताकार जो रेखा मिलाती है, उसी रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, परिभाषा इसकी बना सकते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसमें हम कुछ समझते हैं, जैसे ये हमारी देशांतर रेखाएं काफी खींची हुई है, ये
अभी हम उसमें देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं ये। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा जो रेखा है, ये इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे, या इसी को कहेंगे विषुवत रेखा भी कहेंगे, इसको विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो विषुवत रेखा है, इस रेखा पे ये विषुवत रेखा पे देखेंगे कि ये दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी है ये ज्यादा है विषुवत रेखा के पास, और विषुवत रेखा से जैसे उत्तरी ध्रुव में जाए या दक्षिणी ध्रुव में जाए, ये देखिए यहाँ पे इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से, यानी ये विषुवत रेखा है, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से चाहे हम उत्तरी ध्रुव में जाए, उत्तरी गोलार्ध में जाए, और या फिर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाए, तो देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए कि धीरे धीरे इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जा रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये कूट में प्रश्न बन सकते हैं, यूपीएससी में भी बन सकते हैं, यूपीपीएससी में भी बनते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ये बेसिक है और बेसिक से ही क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं बनना। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, ये यानी कि चाहे साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, ये हम पोल की तरफ जा रहे हैं। इस पोल की तरफ जाने पे दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो घट रही है। तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण जाएंगे, या उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, वैसे वैसे देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी घटती जाएगी। क्यों घटती जाती है? क्योंकि सभी रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती है। ये देखिए यहाँ पे एक बिंदु से निकलती है और एक ही बिंदु पे ज्वाइंट होती है। तो डायग्राम के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये देखिए दूरी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो विषुवत रेखा के पास दूरी दो देशांतर के बीच में ज्यादा होती है और पोल की तरफ जाएंगे तो कम रहती है। देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है विषुवत रेखा पे, अगर हम देखें तो थोड़ा इसको हम इरेज कर देते हैं समझने के लिए। ये हमारा मान लीजिए ये, अब यहाँ पे एक हम विषुवत रेखा खींच लेते हैं। ये हमारी विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा पे देखते हैं कि जो दो देशांतर के बीच की दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली दूरी अगर चेक करते हैं तो ये वाली दूरी निकलेगी 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर विषुवत रेखा पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हम निकाले कितना, यह होती है कितना, 111.32 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे, यानी कि पोल की तरफ जाएंगे, तो अभी हम बताएं आप लोगों को कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो विषुवत देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी घटती जाएगी। तो अंत में यहाँ पे आ जाएगा, अंत में ये देखेंगे कि यहाँ पे कितनी हो गई, दोनों देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी 0 किलोमीटर, और यहाँ पे भी दोनों देशांतर के मध्य देख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा पे दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी हो जाएगी 111.32 किलोमीटर, और पोल पे देखेंगे तो चाहे वो साउथ पोल हो चाहे वो नॉर्थ पोल हो, वहां पे दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 0 किलोमीटर, 0 हो जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम की दृष्टि से कुछ चीजें बता रहे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट भी हैं और आती भी रहती हैं। जैसे अगर देखा जाए कि ये वाला क्षेत्र यानी दो देशांतर के मध्य का क्षेत्र जो होता है, इसको कहते क्या है, तो इसको क्या कहते हैं आप लोग लिख लीजिए,
इसको कहते हैं गोर या गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोर या गोरे। ये वाला क्षेत्र पूरा, या कोई भी देख लीजिए, दो देशांतर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? गोर या गोरे। चलिए अब कुछ और चीजें भी समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये हमारा डायग्राम है। ये अब हम ये समझते हैं कि कितनी देशांतर रेखाएं एक गोलार्ध में खींची जा सकती हैं। तो ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा डायग्राम है। ये अगर हम इसको बीच से दो भागों में बांट दें, और ये बीच वाली रेखा क्या कहलाएगी? ये बीच वाली रेखा कहलाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहलाएगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध, यानी कि इसको ई से डिनोट करेंगे और इसको डब्ल्यू से, वेस्ट और ईस्ट। ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गई, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। अब इसी तरह हम कई देशांतर रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री देशांतर रेखा वेस्ट में, 2 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री देशांतर रेखा वेस्ट में, 3 डिग्री देशांतर रेखा। तो धीरे धीरे हम करते करते कहाँ तक पहुँच चलेंगे? यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री वेस्ट। और इसी तरह अगर हम ईस्ट में जाएं तो 1 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा, 2 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा। धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाएंगे? हम पहुँच जाएंगे 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा। तो अगर हम काउंट करें, तो अगर हम काउंट करना चाहें कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो अगर इधर देखें 0 से लेके, ये 0 है और ये यहाँ 1 से लेके 180 तक, तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 180। और यहाँ पे भी 180 देशांतर रेखा है और एक 0 डिग्री मान लीजिए, 0 डिग्री वाली। तो कुल हो जाएंगी 180 प्लस 1 प्लस 180। अगर इसको देखा जाए, इसको काउंट करें तो कितनी आ जाएगी? 361, 361। दोस्तों काउंट करने में कितना आ गया? 361 देशांतर रेखा, लेकिन ये गलत है। 361 देशांतर रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका एक कारण है। जैसा आप लोग ग्लोब में देखते होंगे, अगर 180 डिग्री देखा जाए तो पीछे बैक से अगर हम ग्लोब में देखें तो पीछे वाला हिस्सा इसी पे टच होगा, दोनों एक ही रेखा दिखाई देंगी। ग्लोब में अगर हम देखते हैं, ग्लोब में आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, तो ये 180 डिग्री वेस्ट कहें, इसको 180 डिग्री वेस्ट कहें या 180 डिग्री ईस्ट कहें, दोनों रेखाएं एक ही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये दो नहीं, जब बल्कि एक ही रेखा है, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है या सर्पिलाकार है, और ग्लोब में हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? 361 में से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360। अब देशांतर रेखा हम पढ़ते क्यों हैं? देशांतर रेखाओं के द्वारा हम लोग समय की काउंटिंग कर लेते हैं, हम लोग टाइम बता देते हैं। तो हर एक देश की, सभी देशों की एक मानक क्या होती है? रेखा होती है, टाइम की डेट लाइन होती है। तो सभी देशों की एक स्टैंडर्ड डेट लाइन होती है। अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें, IDL, किसकी बात करें? IDL की बात करें, IDL इंटरनेशनल डेट लाइन, तो क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल डेट लाइन हो जाएगी 180 डिग्री, 180 डिग्री
को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं। उसी तरीके से इंडिया में भी कुछ मानक डेडलाइन है, एक ही मानक डेडलाइन है और उसको क्या नाम दे दिए हम लोग, 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट में अगर हम देखें तो 82.5 डिग्री ईस्ट हमारी क्या हो गई, हमारी स्टैंडर्ड डेडलाइन। और कहाँ से होके गुजरती है, ये हमारे मिर्जापुर से होके गुजरती है। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार देख लेते हैं कि देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक। तो अगर हम पश्चिम में देखें, सबसे पश्चिम वाला क्षेत्र, ये जो पश्चिम वाली देशांतर रेखा है, ये 68.7 पश्चिम में, ये है गौर माता गुजरात में है, सबसे पश्चिम वाला बिंदु है। और हम अगर वेस्ट में जाएं, पूर्व में, तो किबथू है 97.25 डिग्री पे देखेंगे तो किबथू है अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अक्षांश के बारे में जानकारी हासिल किए, देशांतर के बारे में जानकारी हासिल किए और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ समय के बारे में, डेडलाइन के बारे में जानकारी देखेंगे कि कहाँ से किस देश का इंटरनेशनल जो डेडलाइन है, हर देश का अलग अलग सिस्टम है, हर देश का टाइम सिस्टम अलग अलग है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास को बस यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।